इस पॉडकास्ट में हमारे मेहमान एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने डिफेंस से आके मल्टीपल बिजनेसेस किए और इस एपिसोड में वो हमें बता रहे हैं अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप फ्लैट खरीदें, आप कमर्शियल में जाएं या आप प्लॉट खरीदें। बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे इंस्पायरिंग है, बशर्ते आप लास्ट तक बने रहें। आपको कुछ नहीं करना है, आपको चलना है और मेहनत करना है। आप मेहनत करो, लीडर जो आपको बोल रहा है वो करो, आपको सफलता मिलेगी। आप चूंकि रियल स्टेट में हैं, फ्रॉड भी रहते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट टाइम पर डिलीवर नहीं हो पाते हैं। अगर आप घर ले रहे हो तो 2-3 चीजें आपको पक्की करनी है कि जो घर बेच रहा है, चाहे वो डेवलपर है या गांव का ब्रोकर है, राइट, वो जो लैंड है वो लैंड टाइटल क्लियर है या नहीं है। आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए प्रिपेयर हो, वो चीज़ भी आपको इंडियन आर्मी से मिलती है। एक व्यक्ति के पास में घर है, पैसा है थोड़ा एक्स्ट्रा, वो इन्वेस्ट करना चाहता है, रेट ऑलरेडी बढ़ चुके हैं बट वो लेवल नहीं आया है कि जहां हम कर सके कि बहुत ज़्यादा रेट है। आपकी क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, 12th है। यस, आपकी टीम में बहुत सारे क्वालिफाइड लोग होंगे। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जब भी हम किसी कामयाब व्यक्ति को मिलते हैं और उसकी कहानी जानते हैं और वो व्यक्ति अगर कहीं एक सामान्य बैकग्राउंड से ऊपर उठा है तो वो कहानी हमें बहुत ज़्यादा प्रेरित करती है और हमें भी लगता है कि हम भी कुछ ज़िंदगी में कर सकते हैं। आज एक ऐसी ही कहानी हमारे बीच में है, आइए मिलके स्वागत करें। रामराज सिंह जी आज हमारे मेहमान हैं गुजरात से, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। रामराज सिंह चुडासमा। रामराज सिंह चुडासमा। चुडासमा, ये पूरा आपका टाइटल हुआ? चुडासमा। हाँ, चुडासमा टाइटल है। राइट। सो लाइफ जर्नी से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपके कई सारे पॉडकास्ट देखे, विवेक बिंद्रा जी के यहाँ पे, सोनू शर्मा जी के यहाँ पे, तो आपकी लाइफ स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। जी सर। तो वहीं से शुरुआत करते हैं। एक फौजी मल्टीपल बिजनेस कैसे चलाने लग गया? सर पहले तो थैंक यू वेरी मच सर। आप लोगों ने बोला, आपने खास करके जो 2 शब्द बोले और ये हमारे लिए बहुत बड़े मायने रखते हैं, मतलब इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। थैंक यू। दूसरी सर, ये सामान्य जो एक गांव से उठा हुआ बंदा जो सिपाही की जर्नी के साथ, किसान सिपाही और उसके बाद बिजनेसमैन में जो आने की जर्नी है, वो अपने आप में बहुत मज़ेदार रही है। जी प्लीज़। जैसे अगर मैं आपको, मैंने पहले बता रहा हूँ कि जैसे हम धोलेरा के जो सराउंडिंग विलेज है, बावलियारी विलेज, मैं वहाँ से बिलोंग्स करता हूँ। राइट। और हम गांव के स्कूल में पढ़े हैं और गांव के माहौल में रहे हैं। और मैं अभी एक बुक पढ़ रहा था जो गांव के सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा था कि जो इंडियन सोसाइटी को माहौल में जो रहा हुआ आदमी है ना, वो कैसे निखरता है। और इन चीज़ों को मैंने खुद ने बाहर जब निकला तब इनको मैंने देखा। तो हम उस स्ट्रक्चर में बड़े हुए हैं, हमने किसानी किया हुआ है, पापा के साथ हेल्प करवाया है। उसके बाद थोड़े बहुत बड़े हुए, हमारे भारत के ज़्यादातर नौजवान यही चाहते हैं कि मैं देश के लिए सेवा करूं। जी। तो मैंने भी यही प्रण लिया था और 2003 में फाइनली मैं इंडियन आर्मी में ज्वाइन हो गया। और क्या क्वालिफिकेशन थी आपकी? मैं उस टाइम 12th किया हुआ था। अच्छा। हाँ, और तब मैं इंडियन आर्मी में ज्वाइन किया और मैं हैदराबाद ट्रेनिंग के लिए गया। और पहली बार तब मैं गुजरात से बाहर निकला और मैंने देखा कि इंडियन आर्मी वाकई इंडियन आर्मी है। यस। जब इंडियन आर्मी के अंदर अलग अलग जैसे समय बीतता गया, हैदराबाद से इलाहाबाद, इलाहाबाद से जम्मू एंड कश्मीर, और नए नए अनुभव, नए नए लोग, आपके जो साथीदार लोग हर एक स्टेट से, हर एक भारत के हर एक डिस्ट्रिक्ट से आपके साथ जुड़ रहे हैं और उनके अनुभव साझा कर रहे हैं, तो वाकई एक अलग ही जर्नी थी। उसके बाद आफ्टर रिटायरमेंट 2019 के बाद फिर अगेन एक नई जर्नी स्टार्ट करनी थी। तो आपने वीआरएस लिया? यस सर। तो उस समय आपने कुछ मन बनाया कि मैंने रिटायरमेंट के बाद में ये सब करना है, या किस प्रकार से डिसीजन लिया आपने वीआरएस का? यस सर, ये बहुत आपने ज़रूरी सवाल पूछा है। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी भी चीज़ को, मतलब मैं यहाँ हूँ तो उनके लिए मैंने लोगों को भी बता रहा हूँ कि आपके पास थोड़ा विज़न होना चाहिए, आपके पास एडवांस प्लानिंग होनी चाहिए। जी। मैं धोलेरा से था, गवर्नमेंट ने जो प्लान बनाया SIR एक्ट 2009, तो धोलेरा का प्लानिंग गवर्नमेंट ने बना रखा था। मैं लोकल था और मैंने देखा
कि धौलेरा का जो प्लानिंग है वो वाकई मतलब एक अनबिलीवेबल इंडिया के अंदर विजन है। तब मैंने 2010 में इन चीज़ों की बैकग्राउंड में तैयारियां शुरू कर दी थी। अच्छा। कि आज भले मैं देश की सेवा कर रहा हूँ, बट जब भी मैं आर्मी से रिटायर्ड होऊंगा मैं करूँगा तो बिजनेस ही। तब मैंने 2010 से जो काम शुरू किया, मेरे भाई और हम सब ने साथ में मिलके एक एक बारीकों को धौलेरा की पकड़ा। गवर्नमेंट के रूल्स, आप लोगों को क्या डिलीवर कर रहे हो, उनमें से लोगों को क्या बेनिफिट्स मिल रहे, इन सब की जो प्लानिंग है मैंने फौज में रहते हुए छुट्टी पे आके तैयारी करता था। होमवर्क किया प्रॉपर? यस, मैंने उसके बाद में डिसाइड किया। यस सर, मैंने होमवर्क किया हुआ था। तब मैं जब 2019 में रिटायर्ड हुआ तब मैं बिल्कुल होमवर्क तैयार करके ही लॉन्च होने वाला था। बहुत सारे लोग हैं रामराज जी जो जॉब में हैं, संतुष्ट नहीं हैं, उनको लगता है कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी किए जा रहे हैं, सोच रहे हैं कुछ करें, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। कैसे स्ट्रॉन्ग निर्णय लिया जाता है? सर, आपकी जो बात आपने बताई कि जॉब में है और संतुष्ट नहीं है ना, तो मैं उन लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि आपको जो भी काम मिल रहा है, मैं ये बात बोल रहा हूँ कि आप उसको बखूबी करो। लिटरली मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप कहीं भी जॉब में हो, देखो सफलता सीधी कभी नहीं आएगी। राइट। अगर हम मतलब किसी से बात करें, मैं अभी एक बंदे से बात कर रहा था, एक इंटरव्यू ले रहा था, मैं उनको पूछ रहा था कि तेरी इच्छा क्या है, बोल पैसा कमाना। पैसा सीधा नहीं आएगा। आप ये बोलो, उसको मैंने बोला कि आप ये बोलो कि मेरे को मेहनत करनी है और आपको क्या चाहिए। किसी भी चीज को मतलब एक मतलब मैं खुद ये मानता हूं कि अगर जिसके पास अच्छे लीडर्स है, या मैं जैसे पिछले की जर्नी भी देख रहा हूँ काफी टाइम से, मैं मतलब आपकी भी पॉडकास्ट देख रहा था, मतलब आपके जैसे लीडर है सर, या विवेक बिंद्रा सर जैसे, सोनू शर्मा सर जैसे लीडर है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको चलना है और मेहनत करना। आप मेहनत करो, सफलता लीडर जो आपको बोल रहा हो करो, आपको सफलता मिलेगी। उसका सर मैं रियली एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। जब मैं इंडियन आर्मी में था, मैं सेवा दे रहा था, तब भी मेरी जो यूनिट है उसके अंदर जो मेरे सीनियर्स है उनको पता था कि मतलब उनको पता भी है कि मैं जो काम कर रहा हूँ ना वो मैं अपना 100% देके कर रहा हूँ। मैं आज रिटायर्ड हुए इतने साल होने के बाद भी मैं आज उनके साथ इतना ही टच में हूँ जितना मैं उस टाइम था। इस चीज को मैंने ये फील किया हुआ है कि आपको जो भी काम मिल रहा है, अगर आप जॉब कर रहे हो, अब जिसके भी यहाँ जॉब कर रहे हो उसके यहाँ दिल दे के जॉब करो, ताकि रिटायर्ड होने के बाद आपको पता लगे कि उतनी मेहनत अगर बाहर करोगे तो आप यहां तक की सफलता हासिल कर पाओगे। मतलब अगर कुछ और करना है तो भी जो अभी मौजूदा कर रहे हो ना उसको मन से करो, और मन से करते करते अगर आपके दिमाग में कुछ क्लिक होता है, सोचता है तो करो। मतलब ऐसा नहीं कि भाई ये काम ढंग से नहीं कर रहे हैं और कुछ सोचे जा रहे हैं, वैसे वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। नहीं करना, जो करो बेहतर करो। राइट। तो आपने इनिशियल स्टार्ट किया, आज आप कई सारे बिजनेसेस में हैं, कई सारे काम करते हैं, और जैसे आपने बताया आपकी क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, 12th है। यस सर। आपकी टीम में बहुत सारे क्वालिफाइड लोग होंगे, बीटेक होंगे, एमबीए होंगे, उनको कैसे डील करते हो? उनको लगता नहीं आपको कि यार मेरा थोड़ा सा एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन कम है? यस सर, ऐसा कभी हुआ नहीं है मेरी टीम में। मैं एक खास बात बोलना ये चाहूँगा कि मैं जो ट्रेन हुआ हूँ ना वो मेरी यूनिट्स में ट्रेन हुआ हूँ। मैं सबको बोलता हूँ कि मैं आज जो कुछ भी हूँ ना वो इंडियन आर्मी और मेरी यूनिट्स की वजह से हूँ। हमारे आर्टिलरी में ऐसा होता है कि आप जिस यूनिट में पोस्टिंग आए हो ना, आप रिटायर्ड उसी यूनिट से होंगे। अदरवाइज आपकी पोस्टिंग होगी अलग बात है, बट आप उन 500 आदमी के साथ लेके हर जगह जाओगे। जैसे अगर आपकी यूनिट इलाहाबाद में है और जम्मू कश्मीर गई तो सब साथ में जाएंगे, और सब 500 आदमी साथ जाओ। फिर वहीं जम्मू कश्मीर से आप फिर देहरादून आए तो आप 500 आदमी साथ जाओ। आप उनके साथ जो सीखते हो ना वो वाकई लाजवाब है। फिर तो रिश्ते इतने अच्छे बन जाते होंगे, रिटायरमेंट पे बहुत इमोशनल रहते होंगे लोग, बहुत ही ज़्यादा। और मैं आज की डेट में मेरे हर यूनिट के हर जवान से, हर जेसीओ से, हर ऑफिसर से मतलब मैं कनेक्टेड हूँ, और उन्होंने मेरी हमेशा इस मामले में तारीफ किया हुआ है। आज ही थोड़े दिन पहले मेरे सूबेदार मेजर साहब ने मेरे को कॉल किया कि रामराज सीओ साहब बोल रहे थे आपसे बात, मतलब
कर रहे थे, आपसे भी हुई थी, कैसे हो, खैरियत है। मेरे जो खास जो मैं काफ़ी कुछ चीज़ें सीखा, मेरे को एसएसबी के लिए भेजा था, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए, और मैं उनसे काफ़ी लर्निंग मिला। इंडियन आर्मी भले ऑफिसर नहीं बना, बट वो मेरे ब्रिगेडियर हरजोत साहब, जिनसे मैंने इतनी चीज़ें सीखी है। अगर लर्निंग की बात करें सर, जो आपने लर्निंग सीखी और फिर आपने अप्लाई किया, अभी अप्लाई कर रहे हैं, 2-3 ऐसी लर्निंग बताओ जो वहाँ सीखी आपने और यहाँ अप्लाई कर रहे हैं और आपको बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। मतलब बहुत ही तगड़ी चीज़ बताता हूँ, बहुत तगड़ी चीज़। सबसे पहली चीज़ है ह्यूमन मैनेजमेंट। अच्छा। मैं इंडियन आर्मी में कोई बड़े रैंक पे नहीं था, बट मैं बड़े रैंक वालों के साथ था। उनको देखते थे कैसे, हाँ, वो डिसीजन कैसे ले रहे हैं। मैंने ये देखी हुई है कि हम एक बार एक्सरसाइज में गए, मतलब एक्सरसाइज में हमारी यूनिट्स गई, राइट, और मैं हमारे ऑफिसर के साथ था, और सीओ सर को कॉल आ गया। मैं सीओ सर के साथ था, रेडियो ऑपरेटर, और सीओ सर को कॉल आ गया कि सर बीकानेर में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। बिल्कुल काम ठीक है, एक्सीडेंट हुआ। पहला न्यूज़ में हम अगर सिविलियन होते हैं तो हमारे पास थोड़ी हड़बड़ा जाते हैं। हाँ। फौज में फौज के ऑफिसर घबराते नहीं है। उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, कहानी बताओ क्या हुआ था। उन्होंने तुरंत ही उस बात को सॉल्यूशन किया। बाड़मेर के जो एसपी है उनको कॉल किया, और 2-3 आसपास यूनिट्स वाले थे उनके ऑफिसर को कॉल किया, और तुरंत ही रेस्क्यू टीम वहाँ चली गई। इतना मैनेजमेंट, माइक्रो मैनेजमेंट, वाकई आज मैं इसीलिए ब्लेसफुल हूँ कि मैं इंडियन आर्मी में था तो यहाँ तक हूँ। दूसरी चीज़, किसी भी सिचुएशन में जीना। अच्छा। हाँ, किसी भी सिचुएशन में जीना ऐसा है कि जब आज मैं अपने बिजनेस को इस लेवल पे ला चुका हूँ, बट जब मैं एक शुरुआत की कहानी बताता हूँ, लिटरल इंटरेस्टिंग है। एक मेरे पास पार्टी आई, बहुत बड़ी पार्टी जी। उनको उस टाइम ऐसा लग रहा था फिर रामराज भाई अच्छा वो कर रहे हैं। तब मेरे पास ड्राइवर को कोई इश्यू हो गया तो वो ड्राइवर चला गया था छुट्टी पे। मेरे एक पार्टनर है शिवजी भगत, उसको मैंने बताया कि भाई एक काम करो, अब तुम्हारी पार्टी आएगी ना जिस दिन, उस दिन मैं ड्राइवर रहूंगा, बट आज मेरी पार्टी आई है ना तो तुमको ड्राइवर रहना है। और बिल्कुल अच्छी विजिट भी हुई और अच्छी डील भी हुई। तो आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए प्रिपेयर हो, वो चीज़ भी आपको इंडियन आर्मी से मिलती है। तीसरी चीज़, आप हमेशा परिवार के साथ सिविलियंस लोग रहते हैं। हमारे में ऐसा इंडियन आर्मी में नहीं है कि आप परिवार के साथ कांस्टेंट रह पाओ जी, बट आपका जो लगाव और आपके परिवार को या मम्मी का और वाइफ का आपका या सगे संबंधी का ब्लेसिंग हमेशा आपके साथ रहता है। तो आज की डेट में भी मेरे को बिजनेस के रिलेटेड काफ़ी जर्नी रहती है, तो उन चीज़ों को झेल पाना, तो इसलिए मैं थैंक्सफुल रहता हूँ कि मेरे को मेरे परिवार वाले या मेरे इंडियन आर्मी वाले या अभी के जो मेरे दोस्त थे, ये तीनों के इक्वली लर्निंग मेरे को इसी चीज़ से मिली है। दैट्स ग्रेट। आपने जो दूसरी चीज़ बोली ना कि हर कंडीशन में काम करना, मैं अक्सर अपनी प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड रहती है मेरी, वर्क लाइक ए सोल्जर लिव लाइक ए किंग। तो उसको मैं इस प्रकार से एक्सप्लेन करता हूँ कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ साल, कम से कम 5 साल आप उसमें विदाउट एनी कंडीशन काम करो। जैसे एक सैनिक करता है ना, ट्रू, वो ये नहीं कहता कि यार मैं लद्दाख में नहीं जाऊँगा और मैं जैसलमेर में जाना है तो मैं जून में नहीं जाऊँगा, जनवरी में चला जाऊँगा। तो वैसी चीज़ें जैसे सोल्जर की लाइफ में नहीं होती हैं। yes. तो आप जब काम करो तो इतना डूब के, इतना पागलों की तरह काम करो, विदाउट कंडीशन काम करो, और इतना कर लो 5 साल में कि फिर आप एक राजा की तरह अपनी कंडीशंस के साथ में जी सकें। यस, बिल्कुल सर। मैं इस बात के लिए एक और चीज़ बताता हूँ कि मैंने मेरे आसपास के जो ऑरा है ना, वो भी ऐसे बनाया हुआ है। हाँ, लिटरली मैंने इंडियन आर्मी में इतने साल नौकरी करने के बाद भी मैंने दारू, मीट, मछली, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू कभी मैंने लिया नहीं और ले भी नहीं रहा हूँ। बट मेरी जो टीम है ना, मेरी आज की डेट में, वो कुछ भी करने को तैयार है। मैंने विवेक सर के पॉडकास्ट में भी ये बात बताई थी कि मैं लोगों को बोलता हूँ और मेरे कॉम्पिटिटर को बोलता हूँ, आप मेरी ऑफिस में आओ और घूम लो, आपको जो बंदा चाहिए ले लो, अगर आ जाएगा ना तो धंधा छोड़ दूंगा। जो मेरे को एक बार ज्वाइन कर लेगा ना वो दोबारा नहीं चाहेगा। क्या खिलाते पिलाते हैं? इंडियन आर्मी की यही चीज़ है, क्योंकि ये भी इंस्पिरेशन इंडियन आर्मी से, ये भी एक सॉलिड चीज़ है। क्या खास बात है? ये तो बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट की बात है कि भाई हमारा अगर स्टाफ है, वो हमारे साथ में रुका नहीं रहे, चैलेंज दे फिर भी नहीं जाए, तो क्या है ऐसा बताइए। यस सर, ये चीज़ में मैं इंडियन आर्मी से ही बताऊंगा जी,
कि देखो आप इंडियन आर्मी में जॉब या सर्विस देते हो तो आपका पूरा परिवार का ख्याल भारत मतलब सरकार रखे, रखती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रखती है। आपको एक ही को काम करना है कि भाई रामराज तुमको जाना है, चाहे जम्मू कश्मीर भेज दे या नॉर्थ ईस्ट में भेज दे, तुमको जाना है। तुम्हारा परिवार की चिंता मत करो, हम खड़े हैं, पूरी भारतीय सेना, पूरा इंडियन मतलब जनता और सरकार सब खड़ी है। सेम चीज़ें मैंने मेरी कंपनी में बनाई हुई है। अच्छा, तुमको सिर्फ काम करना है। तुमको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, तुमको हेल्प और सोशल सिक्योरिटी चाहिए, या मतलब तुम्हारे को अपना रिस्पेक्ट चाहिए, तीनों चीज मैं दूंगा। और अमूमन लोगों को इतनी चीज चाहिए। तो मैं हमेशा वो बोलता हूं कि अगर हम उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं मतलब तो उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं। उनको जब भी जरूरत पड़ी तब हम उनके साथ खड़े हैं। उनके अच्छे दिनों में तो है ही है, बट उनके बुरे दिनों में भी एज अ ओनर या मेरी पूरी टीम उनके साथ खड़ी है। दैट्स ग्रेट। आप चूंकि रियल स्टेट में हैं, एक दो चीज़ें मैं रियल स्टेट से लेता हूँ। रियल स्टेट में दो तरह के लोगों की हम बात करते हैं। एक वो लोग जिन्होंने अपना घर खरीदना है, उनके पास अपना घर है नहीं, क्या ध्यान में रखें ताकि वो कहीं नुकसान में नहीं आ जाएं, कोई उनके साथ में फ्रॉड नहीं हो जाए, क्योंकि आप तो इस लाइन में हैं, बेहतर समझते हैं। बहुत सारे फ्रॉड भी रहते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट टाइम पर डिलीवर नहीं हो पाते हैं। क्या ध्यान रखना चाहिए एक आदमी को ताकि वो अपनी जमा पूंजी का सही जगह निवेश करे? यस सर, जो आपने बात बताई कि किसी को घर खरीदना है, उनके लिए इंडिया के अंदर, पूरे भारत के अंदर अमूमन दो कॉन्सेप्ट काम करते हैं। जो एक सिटी में आप घर ले रहे हो, और या तो फिर एक जो सिटी का आउटस्कर्ट्स है जहाँ डेवलप हो रहा है, या अपने तहसील का आउटस्कर्ट्स है वहाँ डेवलप हो रहा है, वहाँ अपना घर ले रहे हो। राइट। अगर आप घर ले रहे हो तो दो तीन चीज़ें आपको पक्की करनी है कि जो घर बेच रहा है, चाहे वो डेवलपर है या गांव का ब्रोकर है, राइट, वो जो लैंड है, वो लैंड टाइटल क्लियर है या नहीं है। वो कैसे चेक करें? आम आदमी को समझ नहीं होती नहीं, वो आपको जो लैंड के कंसल्टेंट्स होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, अच्छा, उनसे कंसल्ट करना चाहिए। उनको कंसल्ट करो, वो थोड़ी बहुत चीज फीस लेते हैं। राइट। और उनको बोलो कि भाई ये जो लैंड है, अगर डेवलपर ले रहे हो तो डेवलपर के पास से ले रहे हो तो डेवलपर ने लिया हुआ होता है, तो आपको तो सिर्फ चेक करना होता है कि ये चीज़ें सही है। बट अगर आप इंडिपेंडेंट कहीं से ले रहे हो तो आपको वो चीज़ें चेक करनी है कि वो टाइटल क्लियर है या नहीं है। उसमें एक छोटा सा काम ये भी कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत बैंक लोन ले लो। बिल्कुल। और बैंक वाले सारी चीज़ें, मतलब वो जो काम है ना, वकील वाला, कंसल्टेंट वाला, सारा बैंक वाली टीम कर ही लेगी। ये बहुत बढ़िया तरीका है। ये तो मतलब जिसमें इसका टाइटल का भी जो खर्चा है ना, वो बैंक वाले ही देंगे। हाँ, वही देंगे, सही है। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना है। यस। और दूसरा कि नॉन एग्रीकल्चर लैंड हुई होनी चाहिए। जो मतलब ये जो बैंक वालों ने दे दिया, अगर सर्टिफिकेट दे दिया तो सब क्लियर है। राइट। बट बहुत बार क्या होता है कि लोग इंडिपेंडेंट ले रहे हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट आके चेक ही करना है कि भाई आपको पता होना चाहिए कि मानो बैंक भी चेक कर रही है तो क्या कर रही है, तो वो टाइटल चेक कर रही है, नॉन एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट, नॉन एग्रीकल्चर हुआ है या CLQ बोलते हैं यूपी में, और वहाँ वो हुआ है या नहीं हुआ है। उन्होंने जो जिस प्लॉट्स के अंदर डिमार्केशन कर रहे हैं उनमें प्लान पास हुआ है नहीं हुआ है, बिल्डिंग परमिशन क्या है, उसकी FSR क्या मिल रही है, उसका सेटबैक क्या है, उसका आसपास परमिशन क्या है बनाने की। ये सब चीज़ें जो बारीकी से है चेक करना, हाँ करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि मतलब ये लैंड हमारे लेने लायक नहीं। और सबसे बड़ी बात कि हो सके तो रेपुटेड डेवलपर से लो। हाँ, तो थोड़े पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। थोड़े पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, बट वो रेपुटेड डेवलपर जो है वो आपको हर चीज़ें क्लियर करके देता है। वॉरेन बफे का एक कोट है कि इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग समवेयर, फर्स्ट प्रोटेक्ट योर मनी। तो सबसे पहले ये देखो कि यार मेरी जो पैसा मैं लगा रहा हूँ ना, वो डूबे नहीं। यस सर। वो सुरक्षित रहे, वो देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है सर। रियल एस्टेट में हमेशा रहता है। तो तीसरी चीज़, एक चीज़ और कि अगर ये दोनों चीज़ें चेक कर ली, अब मुझे चेक करना है कि यार जो मैं ये चीज़ ले रहा हूँ ये महंगी तो नहीं ले रहा हूँ, उसका क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं? बिल्कुल, इसके पैरामीटर के अंदर आपको सर आपको एरिया को रेकी करनी पड़ेगी। अच्छा। आपको आसपास में लास्ट सेल किस रेट पे हुई है उसको देखना पड़ेगा कि पास्ट में आज से 5 साल पहले उसका रेट क्या था, या आज से अभी के बाद 1 साल में क्या रेट है और 6 महीने में क्या रेट है, और आने वाले रेट में पोटेंशियल क्या हो सकता है। बहुत बार ऐसा भी होता है सर कि मैं आपको ये बात बोलूँगा कि अगर आप ज़मीन में या मकान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो
बहुत बार आपको ज़्यादा रेट की भी ले लेनी चाहिए। अच्छा, हाँ, इसलिए पोटेंशियल अगर दिख रहा है। यस, इसका पोटेंशियल बहुत मैटर करता है। सबसे बड़ी चीज मैं मानता हूँ मौका और समय है। बहुत बार क्या होता है कि मैंने भी सुना हुआ है कि लोग बोलते थे कि सर ये जो लैंड थी ना वो किसी जमाने में 500 रुपए की थी और आज 5,000 रुपए है, बट हुआ नहीं काम। ऐसा नहीं है, उस टाइम 500 की थी, अब 600 में ले लो, डेफिनेटली यू विल बी अर्न। राइट। एक रियल एस्टेट एक, बट आपको होमवर्क करना पड़ेगा। आपको होमवर्क डेफिनेटली करना पड़ेगा। आपको डॉक्यूमेंटेशन श्योर देखना पड़ेगा। आपको डेवलपर का इंटेंस श्योर देखना पड़ेगा। अगर इन सब चीज़ों को आप पैरामीटर्स को चेक कर रहे हो और उनमें एक चीज़ है कि आप थोड़ा महंगा ले रहे हो, डेफिनेटली ले लो। अब हम थोड़ा इन्वेस्टर की बात करते हैं। yes. एक व्यक्ति के पास में घर है, पैसा है थोड़ा एक्स्ट्रा, वो इन्वेस्ट करना चाहता है। कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं, गोल्ड खरीद लो, शेयर में लगा दो, और तीसरा एक ऑप्शन रहता है वो रियल एस्टेट में जाए। तो आप तो ऑब्वियसली रियल एस्टेट की बात करेंगे, तो रियल एस्टेट भी आते हैं। रियल एस्टेट में क्या देखना चाहिए? मतलब वो, मैं अपनी बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास में अभी 1 CR है, तो मैं कहाँ लगाऊँ उसको? मैं कोई घर खरीद लूँ, फ्लैट वगैरह बुक करवा दूँ, कुछ वैसा रखूँ, या मैं कोई शॉप खरीद लूँ कमर्शियल छोटी मोटी, या मैं कोई प्लॉट खरीदूँ? क्या मुझे चेक करना चाहिए? बिल्कुल सर, आपने जो बात बोली ना कि कमर्शियल शॉप ले ले या रेजिडेंशियल बंगलोज या फ्लैट ले ले या तो हम ओपन प्लॉट ले ले, राइट। इन तीनों चीज़ में मैं आपको एक बाइफरकेट करता हूँ कि अगर आप कमर्शियल शॉप ले रहे हो तो आपको सिर्फ शॉप ले लिया, अच्छी चीज़ है, राइट। बट उसके बाद के जो खर्चे हैं ना वो आपके बढ़ते रहेंगे, कि जैसे उसका मेंटेनेंस देना पड़ता है, उसका बिजली बिल देना पड़ता है, उसका इलेक्ट्रिसिटी का, उसके वाटर का, सोसाइटी मेंटेनेंस, ये सब कांस्टेंट चलता रहता है। राइट। बेशक रेंट वहीं से शुरू हो जाता है और वो एक अच्छी चीज़ भी है। मतलब वो रेंटेड हो गई तो फायदा देगी, Yes. अगर रेंटेड नहीं है तो घर से देना हाँ, पड़ेगा। घर से देना पड़ेगा। राइट। सेम चीज़ है कि रेसिडेंशियल के लिए, तो रेसिडेंशियल का कमर्शियल के मुकाबले रेंट कम होता है, बट परचेजिंग भी सस्ती रहती है। राइट। तो उनका भी सेम ऐसा है कि आपको हाउस, घर वेरा और ये सब देना पड़ेगा। राइट। तीसरी बात आई लैंड या प्लॉट्स, वो डेफिनेटली इसलिए लेनी चाहिए कि अगर मैंने एक बार प्लॉट ले लिया, उसके बाद प्लॉट पे मैंने कुछ कंस्ट्रक्ट ही नहीं किया है, तो उनके रेट पड़े पड़े बढ़ रहे हैं। मैं थोड़े दिन पहले ही अवधेश जी से बात कर रहा था जी। तब मेरे को उन्होंने बताया था कि गुड़गांव में किसी जमाने में किसी ने प्लॉट 5 से 7 लाख रुपए प्लॉट के रेट थे, तब भी ले रखे थे जी। आज मेरे ख्याल से उनके रेट 5 करोड़ रुपए हो चुके हैं। और सेम कहानी धौलेरा के लिए भी है कि किसी जमाने में हमने भी किसी को 1,000 रुपये स्क्वायर यार्ड दे रखा है या 3,500 रुपये दे रखा है, आज 7 से 7,500 रुपये स्क्वायर यार्ड है। धुलेरा में ऐसा नहीं लगता आपको कि अभी इन्वेस्टर्स के लिए लेट हो गई हैं चीज़ें? नहीं, धौलेरा अभी अर्ली बर्ड, मतलब अर्ली इन्वेस्टमेंट के उनमें है, उसी फेज के अंदर, क्योंकि 8-10 साल से काम चल रहे हैं, चल रहा है। रेट ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, बट वो लेवल नहीं आया है कि जहां हम कर सके कि बहुत ज़्यादा रेट है। अहमदाबाद के मुकाबले, अहमदाबाद के अच्छे एरिया है उनके मुकाबले 10 टाइम रेट अभी कम है, धुलेरा में कम है, धौलेरा में कम है। बट थोड़े दिन पहले की न्यूज़ है कि आपको मेट्रो के लिए इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस मिल रहा है, राइट। अपना एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा, उसके बाद रेट थोड़े ऊपर और हो जाएंगे। तो अभी राइट टाइम है धौलेरा में इन्वेस्टमेंट करने का, बिकॉज कि धौलेरा के जो प्लानिंग में जो नई कंपनी आ रही है, जैसे पुरानी कंपनी में हमने बात किया था कि 91,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट टाटा सेमीकंडक्टर ने किया हुआ है और जिसका मैन्युफैक्चरिंग का जो प्लांट्स है उनमें काम चल रहा है। और आने वाले समय में और भी कंपनी आ रही है। जब कंपनी आएगी उनको रेसिडेंशियल के लिए, इंडस्ट्रियल के लिए, बाकी काफ़ी चीज़ें चाहिए, तो अभी से किया हुआ इन्वेस्टमेंट आने वाले समय में अच्छा रिटर्न देगा। दैट्स ग्रेट। यस, धुलेरा का आपने बताया, और जो 3 ऑप्शन मैंने दिए थे उसमें आपके अनुसार प्लॉट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट। यस सर, फ्यूचर टाइम को लेके। बहुत बढ़िया। आपकी जो स्टोरी है रामराज जी, वो बहुत इंस्पायरिंग है। एक व्यक्ति आर्मी में, आप सिंपल एज ए कांस्टेबल? हाँ सर, यस, मैं आर्मी में गनर ऑपरेटर था। और गन ऑपरेटर से आपने स्टार्ट की जर्नी, और आज आपने बहुत सारे बिजनेसेस की, क्या क्या कर रहे हैं अभी आप? सर अभी मेरे पास कंस्ट्रक्शन का मेरी कंपनी है। अच्छा। मेरी रियल एस्टेट की भी कंपनी है।
उसके बाद मेरे पास सिक्योरिटी की भी कंपनी है। वाह, मेरे पास मेरी खुद की इंटरेस्टिंग है आईटी कंपनी भी है। अरे वाह, क्या बात है। तो हम अभी बात जो कर रहे थे कि मेरे को कोई चीज़ पता अगर नहीं भी हूँ, हम्म, मैंने फौज में जाके ग्रेजुएशन किया, बट मैंने वो चीज़ें देखी हुई थी कि अगर आपको मतलब अगर मानो मेरे को आईटी के बारे में पता नहीं है, तो मैं एक लाइन पढ़ रहा था, ये एलोन मस्क की लाइन है कि अगर आपको कुछ चीज़ें पता नहीं ना, तो आप अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से 6 बजे में होमवर्क करो, तो आप 10 बजे से लेके 11 बजे तक ब्रीफ कर पाओगे। आप पढ़ते हैं चीज़ों को? यस। क्या क्या है आपका लर्निंग ऑफ सोर्स, क्या है? सर मेरा लर्निंग ऑफ सोर्स आर्टिकल्स है और ब्लॉग्स है। अच्छा। यस सर, उसके अंदर उनके जो एक्सपर्ट है उनके हाँ। पर्टिकुलर रिलेटेड जो एक्सपर्टी की और नई जो चीज़ें आ रही है, जैसे मैं आपको धोलेरा की बात भी पास्ट में बताई थी कि जैसे धोलेरा का SIR एक्ट 2009 बना, मैंने उनको पूरा पढ़ा। अच्छा। यस। अगर मैं मानो मेरे आईटी कंपनी के अंदर पाइथन डेवलपर का इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो 4 से 6 पाइथन के बारे में पढ़ूंगा, तब उनका इंटरव्यू ले पाऊंगा। वेब डेवलपर की अगर इंटरव्यू ले रहा हूँ, सुबह रूटीन है आपका, सुबह पढ़ते हैं कुछ ना कुछ? हाँ, सुबह 4 बजे से 6 बजे तक पढ़ता हूँ। क्या बात है। या मेरा घर वाले से मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। मैं बिल्कुल बिजी बिजनेस में रहता हूँ और मेरी पढ़ाई कुछ ज़्यादा ही है इस मामले में। तो हिंदी में ही चीज़ें पढ़ लेते हैं मैक्सिमम? हाँ सर, मैं गुजराती, हिंदी और इंग्लिश तीनों पढ़ लेता हूँ सर। ओके ओके, ग्रेट सर। पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। धीरू भाई अंबानी यही कहते थे कि कामयाब होने के लिए पढ़े लिखा होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन पढ़ते लिखते रहना बहुत ज़रूरी है। और उसी गुजरात की धरती से एक एग्जांपल हमारे बीच में है रामराज जी। जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, आपने देश की सेवा की और अभी एक सरकार को टैक्स वैक्स भी दे रहे होंगे अच्छा खासा, तो बिल्कुल सर, उस दृष्टि से भी सेवा कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को आपने एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है, तो वो भी एक सेवा कर रहे हैं। और आपकी नॉलेज है वो भी एक सेवा है, आपकी जो स्टोरी है वो इंस्पायरिंग है, वो भी एक सेवा है। तो भी आप सेवा में ही हैं। आपने समय निकाला रामराज जी, स्पेशली गुजरात से आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में व्यूअर्स को कुछ संदेश देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। यस सर, मैं थैंक यू वेरी मच आपका ही बोलूँगा। और इस मामले में मैं आपको व्यूअर्स को भी यही बताना चाहूँगा कि अगर आप हार्ड वर्क और डेडिकेशन से कुछ भी करोगे ना, तो जीवन में कुछ भी हासिल हो जाएगा। ये बात मेरी हमेशा रहेगी। 1 सेकंड के लिए आपको नहीं पता है ना, वो चल जाएगा। बट सबसे एक हमारे गुजराती में कहावत है कि कठोर परिश्रमનો કોઈ વિકલ્પ જ નથી। लगातार मेहनत करो तो उनमें कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। और ये चीज़ें मैंने मेरी यूनिट से सीखी है और ये मैंने मेरे घर और परिवार से सीखी है और आप जैसे सीनियर लोगों से सीखी हुई है। सबसे अच्छी बात क्या है रामराज जी, आपने इसको सीखा और सीखने के साथ अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर दिया। जी सर। क्योंकि बहुत सारे लोग ज्ञान तो बहुत लेते हैं, आज के इंटरव्यू में भी कुछ ज्ञान मिला होगा, कुछ इंस्पिरेशन मिली होगी, लेकिन जब तक एक्शन नहीं लेंगे, ज़िंदगी में अप्लाई नहीं करेंगे, तो चीज़ें बदलती नहीं हैं। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद और मुलाकातें जारी रहेंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। सो ये थे रामराज सिंह, धुलेरा गुजरात से।